हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो आपका सिलेबस है उसमें मॉड्यूल फर्स्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग राइटिंग। प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग राइटिंग कहीं भी नहीं आ रहा है एक नेमिंग की तरह, बट जो आपके मॉड्यूल फर्स्ट में जो 2-3 टॉपिक है, जैसे स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट डिजाइन, ये तीनों ही लगभग इंटर रिलेटेड है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या क्या है वो तो मैंने आपको बताया है एक पिछले वीडियो में, एक ये भी हो सकता है। दूसरा फिर इस तरह से समझे कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग हम कैसे कैसे करें, और उसी को करने में दो तो प्रॉब्लम आ रहा था। जो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख रहे होंगे तो एक ग्रामर का इशू आ रहा था और एक इंफॉर्मेशन का इशू आ रहा था, वो चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इनफैक्ट हम ये जो प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग राइटिंग जो मैंने ये हेडलाइन दिया है, इसके थ्रू आपका तीनों ही कवर्ड है। तीनों कहने का मतलब ये कि एक डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, तो ये सब बात को सोचिए। क्यों? क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है जब लिखते हैं। तो दूसरी क्या कि एक डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन कैसे की जाए, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिखें, तो यही सब चीज तो है जो बच्चा वो फेस करता है लिखते समय। तो यही हमको समझना है। तो मेनली हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग राइटिंग। इट इज नेचुरल इवन आफ्टर द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, कि ये होता है, ये नेचुरल है। अगर हमको नॉलेज भी मिल गया, अगर हम एक्सपर्ट भी हैं, तो भी ये सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम, हम लोग इसको फेस करते हैं, बट वी कैन बी बेटर एट इट, लेकिन हम लोग इसमें अच्छा हो सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और वो अच्छा मतलब ऐसे नहीं हो जाएंगे, हमको इसके लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और इसके रूट्स को भी समझना पड़ेगा। यू कैन कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स टू ओवरकम विथ, आप इसको यू कैन कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स टू ओवरकम विथ, कि अगर इस चीज से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी अगर आपको इस चीज को समझना है और इससे आप अगर बचना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं अपनी राइटिंग को, तो इन सारी पॉइंट्स को आप ठीक से समझिए। और इधर भी जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको भी ठीक से समझिए, तब जाकर आप समझ जाएगा कि यस, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स व्हाइल राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट एट प्रैक्टिकली, एंड वी हैव टू थिंक क्रिटिकली ओवर दीज पॉइंट्स टू रिमूव आउट आवर वर्ड। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइटर्स ब्लॉक फर्स्ट, कि अगर सब कुछ अगर हम फॉलो कर लें तो जो राइटर जो लिख रहा है उस डॉक्यूमेंट को, उसका दिमाग एकदम बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है। अब क्या करें नहीं करें, एकदम पागल हो जाता है। मतलब जो सही काम भी हो रहा होगा ना, तो गलत हो जाता है। वो होने का बहुत सारा कारण है। हो सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन सारा सही नहीं हो सकता, उसके पास लैंग्वेज नहीं आ रहा हो, या फिर सिक्वेंसिंग नहीं हो पा रहा हो, या खुद परेशान हो। तो उस समय क्या करना चाहिए, इस राइटर को कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए लिखने के लिए, थोड़ा रिलैक्स कर लो। पता चलता है तो किसी से हेल्प ले लो कि हाँ देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपके सीनियर से वहां पर आपको हेल्प कर देंगे। तो आप कितना भी खुद को रिलैक्स कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये होता है राइटर्स ब्लॉक, इस बात को समझिए। और उसी हेक्टिक वे में अगर आप किए जा रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे, पानी भी नहीं पी रहे, पानी पी भी रहे, सांस ले भी रहे हैं, तो भी पता नहीं चल रहा है, तो उस काम को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दीजिए। जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको खुद से सल्टाने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं हो रहा, किसी सीनियर की आप हेल्प लीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ राइटर्स ब्लॉक। नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स नीड रीस्ट्रक्चरिंग। कभी कभी जब हम लोग सब कुछ लिख लेते हैं तो लगता है शिट ये सही नहीं है, इस सेंटेंस को जरा ऐसे करके लिखते हैं, इसमें कुछ ये करके कर देते, इसको आगे कर देते, इसको पीछे कर देते। हाँ वो होता है, वो होना ही चाहिए। बड़े बड़े पोएट भी एक बार में पोएम लिखकर नहीं निकल गए थे कितनी बार वो खुद भी एडिटिंग किए तब जाकर वो पोएम आगे निकला है। तो ये होता है और ये आप लोग सीख सकते हैं। उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे जी, फिर से लिखेंगे, क्या दिक्कत है। दिक्कत बस इतना ही है कि मेहनत पर पढ़ने दो, मेहनत पढ़ने दो। ऐसे ही करते करते आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ जाएगा बाद में कि मेहनत कम पड़ेगा और लिखना इफेक्टिव, मतलब आपका वर्क इफेक्टिव ज्यादा होगा। नेक्स्ट आ रहा है अनेबल टू गेट अप्रोप्रिएट वर्ड, हेडिंग्स एक्सेट्रा। कभी कभी हम लोग के दिमाग में नहीं आता, लिख तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन हेडिंग क्या दे, सब हेडिंग क्या दे, इसके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम बता रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि कैसे इससे छुटकारा पाएगा। ये तो खैर प्रैक्टिस का चीज होता है, अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस की बात होती है, नॉलेज की बात होती है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग व्हाइल राइटिंग। इवन आई अनेबल टू प्रोवाइड अ सीक्वेंस। कभी कभी हम लोग सब कुछ लिख लेते तो पता नहीं चल पाता, अच्छा पहले इसको रखे, फिर इसको रखे, कि इसको इधर रखे, ये सीक्वेंस, ये सब प्रॉब्लम होते हैं।
सो यहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है, गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार कर रहे हैं या लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, तो रेलेवेंट काम कीजिए। रेलेवेंट कहने का मतलब ये, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि कुछ हम अलग बता दे रहे हैं कहीं से, इसी के साथ हो रहा है ये सब चीज, मतलब कि इससे रिलेटेड है वो बात। कोई अगर हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम कुछ देर के लिए इस पेपर का या फैन का या कुछ का भी, तो वो रेलेवेंट एग्जाम्पल है, वो इरेलेवेंट नहीं है। तो आप ये पता कीजिए कि रेलेवेंट है कि नहीं है। रेलेवेंट हो जाता है तो दिक्कत नहीं होता ज्यादा। अवॉइडिंग इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और जो इरेलेवेंट है उसको बेकार के इंक्लूड मत कीजिए, उसको हटाते हुए चले जाइए आप, इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इससे कंफ्यूजन कम रहता है। नेक्स्ट होता है स्टार्ट टू फिनिश, मतलब कि आप लिखिए कुछ ऐसा कि आप जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसकी एक फिनिशिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लिखना शुरू किए हैं, बाकी जब होगा फिनिश तो देखेंगे कब हो रहा है फिनिश। नहीं, आपको पहले से ही समझना पड़ेगा, लिख रहे हैं ताकि इसको फिनिश भी करना, कैसे हमको चलना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम, मतलब कि जो आप लिख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज को आप देखिए कैसे आप लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग, हाँ ये तो बात वही है कि आप अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज कीजिए कि पहले कैसे लिखे, फिर क्या लिखे, फिर बाद में क्या लिखे। वही तो ये चीज है दोस्त कि स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन, ये लगभग सेम है, बस तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग करके आप लोग को लिखना है। उसके बाद आ रहा है रिड्यूसिंग कंफ्यूजन, कुछ ऐसा लिखना है सामने वाला ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं कुछ देर के लिए मान सकता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखकर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। उसका भी दो कारण है, पहला ये कि जो ये मैं बता रहा हूं वो, और दूसरा ये कि पहले से आपके पास इसका एक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बात इसको फिर से सुनिएगा, पहले आप लोग मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 देखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग मॉड्यूल 1 और 2 देखिए, और मैं तो बोलूँ तो मॉड्यूल 1 को ना सबसे लास्ट में देखिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप पूरा मॉड्यूल समझ जाएंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा ये बात, नहीं तो स्टार्टिंग में ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मॉड्यूल फर्स्ट एक ऐसा चीज है जो स्टार्टिंग बता रहा है आपको कि कैसे किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आपको इस चीज की पहले से बैकग्राउंड नॉलेज है ही नहीं। अगर बैकग्राउंड नॉलेज रहता तब तो फिर ये आसानी भी है। जिसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है तो प्लीज वो मॉड्यूल फर्स्ट पहले देखे, लेकिन नहीं है तो इसको लास्ट में देखे, ताकि तब तक वो ये समझ जाएगा कि टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होता है, ये नेचुरल राइटिंग से या फिर नॉर्मल राइटिंग से या फिर क्रिएटिव राइटिंग से कैसे डिफरेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट और असेसमेंट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। जब सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो फिर आप इसको अच्छे से और समझ जाइएगा आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, मेकिंग राइटिंग ईजियर, कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको आप इजी लैंग्वेज में लिखें। इजी लैंग्वेज में इसलिए लिखना है क्योंकि उस चीज को आपको नहीं पढ़ना, वो किसी के पास जाने वाला है, उसको पढ़ना है वो चीज, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखिए जितना इजी हो सके। और टेक्निकल राइटिंग का सबसे मेन फंडा तो यही है, राइटिंग एट ईज, इतना आसानी से लिखना, इतना इजी लिखना है कि किसी को दिक्कत नहीं हो। इसी इजीनेस को टेक्निकल राइटिंग कहा गया है, क्योंकि इतना इजी कोई लिख ही नहीं पाता है। हम लोग को आदत जो हो गया है कॉम्प्लेक्स सोचने का, कॉम्प्लेक्स लिखने का, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो बट इन थिंकिंग हो। व्हाइल इन राइटिंग बी सिंपल बिकॉज द टारगेट ऑडियंस इज नॉट यू, ये कोई और है। सो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग राइटिंग, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जिसमें से मैंने आपको अधिकतर पार्ट राइटर्स ब्लॉक्स में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, क्योंकि वो उस समय ना फ्रीज्ड हो जाता है। आप क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस समय उसको रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, थोड़ा जाकर बाहर में थोड़ा टहल ले, किसी से कुछ पूछ ले, हेल्प ले ले, कहाँ कुछ प्रॉब्लम में नहीं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। सो मॉड्यूल फर्स्ट में आपका जितना भी चीज है वो लगभग मैंने आपको कवर कर दिया। आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो देखिएगा मॉड्यूल फर्स्ट का, वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मॉड्यूल 1 का अगर आपको वीडियो देखना है तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, लेक्चर फर्स्ट देखिएगा, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल फर्स्ट। तो देखिएगा अगर आप, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ये मैंने समझा दिया है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कुछ और नहीं है। मॉड्यूल 4 में टोटल रिपोर्ट, प्रपोजल्स, ऑफिशियल नोट्स, ये सारे ही तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन, स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ही चीज मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग राइटिंग में। तो आप इस टोटल वीडियो को जब देख लीजिएगा तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात किस में रखनी है, कौन सी बात किस में नहीं रखनी है। अब इसके आगे इस तरह का अब कुछ बचता नहीं है। हाँ, एक चीज ये, इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड राइटिंग फॉर प्रिंट एंड फॉर ऑनलाइन मीडिया, कि अब जो हम लोग लिखेंगे वो सिर्फ प्रिंट में ही नहीं लिखेंगे, ऑनलाइन के लिए भी लिखना पड़ता है। तो वहां पर चीज हम लोग को क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, वो अब हमको जानना है। तो
राइटिंग का स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन तो सब सेम ही रहता है, बस वहां पर मोड चेंज कर जा रहा है, एक प्रिंट और एक ऑनलाइन। तो सिर्फ मोड को हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे हम। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन रिस्क? अगर कुछ और भी आपके पास है कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज रेज योर हैंड, आई एम ऑलवेज टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।